नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स पर। मैं हूं आपका दोस्त गोल्डी और आज की इस मर्डर मिस्ट्री में हर सच के पीछे छुपा है एक खतरनाक झूठ। एक ऐसा केस जिसने पूरे शहर को हिला दिया। तो तैयार हो जाइए सस्पेंस, थ्रिल और रहस्य से भरी इस कहानी के लिए। शुरू करते हैं। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री पार्ट 6। शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि टेंशन से मुकाबला करने के लिए शराब सरकार दंपति ने ही पी थी। तुम्हारा मानना है या इस बात का कोई सबूत भी है? इस केस में सबसे अनोखी बात ही ये है, राघवन कहता चला गया, इस बात का कहीं भी कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि क्राइम सरकार दंपति ने ही किया है। सब परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं और कोर्ट ने उन्हीं के आधार पर फैसला सुनाया है। हमारा कहना कुछ और है, विजय ने कहा। राघवन ने पूछा, क्या? बकौल तुम्हारे ही, जिन्होंने चुन चुनकर एक एक सबूत मिटा दिया, गाड़ी तक इस कदर धो दी कि इस बात के सबूत के नाम पर तुम्हें उसमें से कुछ नहीं मिला कि लाश उसी में डालकर कूड़े के ढेर पर पहुंचाई गई। वे व्हिस्की की बोतल और गिलास को कैसे भूल सकते हैं? उन्हें वहां से क्यों नहीं हटाया? हो सकता है उन्होंने यह सोचा हो कि बोतल और गिलासों से उनके खिलाफ कुछ भी साबित नहीं किया जा सकेगा। हमारा ज़ेहन यह मानने को तैयार नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? राघवन ने उल्टा सवाल किया था। मीना की लाश उनकी गाड़ी से किसी और ने कूड़े के ढेर पर पहुंचाई और वापस उनके गैराज में लाकर खड़ी ही नहीं की बल्कि उसे धोया भी, उसकी साफ सफाई भी की। किसी और को इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत थी? हर एंगल से एक ही बात सिद्ध होती है सर, कातिल वे ही हैं। बड़ी गहरी साजिश रची थी उन्होंने, ऐसी कि अगर मीना की लाश बरामद न होती तो लोग आज भी यही सोच रहे होते कि नौकरानी मालिक के विश्वास का ही नहीं, उसके बेटे का भी कत्ल करके हमेशा के लिए गायब हो गई। गौर कीजिए, मीना की लाश भी कहां ठिकाने लगाई उन्होंने? वहां जहां 24 घंटे गिद्ध मंडराते रहते हैं। उन्होंने सोचा था गिद्ध मीना की लाश को चट कर जाएंगे, वह कभी किसी को नहीं मिलेगी तो कोई सोच ही नहीं सकेगा कि उसकी भी हत्या हो गई है। सब उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाते और अंततः फाइल बंद कर दी जाती। गई न मिलती, न केस खुलता। हर सबूत को इतनी सफाई से साफ किया गया कि आज तक भी पुलिस के हाथ कोई ऐसा सीधा सबूत नहीं लगा जिसके आधार पर उन्हें कातिल साबित किया जा सके। हमें कोर्ट को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को इतना महत्व दिया, वरना 2 कत्ल करके बचने की कैसी हैरतअंगेज और अद्भुत प्लानिंग थी ये, ऐसी कि जिसकी कल्पना आदमी शातिर से शातिर अपराधी से भी नहीं कर सकता। जबकि सरकार दंपति तो समाज के साधारण और सामान्य नागरिक हैं। क्योंकि इस बार विजय ने कुछ कहा नहीं, इसलिए पजेरों में खामोशी पसर गई। शायद विकास को भी कहने के लिए कुछ नहीं सूझा था, इसलिए आगे का सफर खामोशी से कट गया। मगर जैसी सनसनीखेज जानकारी उन्हें धनपतराय के फार्म हाउस पर मिली, वैसी जानकारी की कल्पना किसी ने नहीं की थी। वे धनपतराय के बंगले पर पहुंचे, उससे मिले, चंदू के बारे में पूछा, यह कि वह फार्म हाउस पर है या नहीं। धनपतराय ने फार्म हाउस के केयरटेकर को फोन किया और कहा, चंदू से बात कराओ। वह तो कहीं गया हुआ है सर, केयरटेकर ने बताया। धनपतराय ने पूछा, कहां? बताकर नहीं गया। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? बल्कि हुआ ही कैसे? धनपत गुर्राया था, तुम्हें वहां किस लिए रखा है? सबको कंट्रोल करने के लिए ही न। तुम्हें बताए बगैर कोई कैसे जा सकता है?
पा? पहली बार ही हुआ है सर, दूसरी तरफ से हकलाहट भरी आवाज में कहने के बाद पूछा गया। आप क्यों पूछ रहे हैं? कुछ लोग उससे मिलने आए हैं, कहने के साथ उसने संपर्क काट दिया था। यह सारी वार्ता धनपत राय ने अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके विजय एंड कंपनी को सुना। कुछ लोग उससे मिलने आए हैं, कहने के साथ उसने संपर्क काट दिया था। यह सारी वार्ता धनपत राय ने अपने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके विजय एंड कंपनी को सुनाई थी। गुरु विकास बोला, मुझे गड़बड़ लगती है। कैसी गड़बड़ प्यारे? केयर टेकर के बात करने का अंदाज, खासतौर पर यह पूछना कि आप क्यों पूछ रहे हैं। आमतौर पर एम्प्लॉयर अपने मालिक से ऐसे सवाल नहीं पूछता। ऐसा लगता है जैसे चंदू को लेकर उसे किसी किस्म की गड़बड़ी की आशंका है। तुम तो वाकई शर्लॉक होम्स बनते जा रहे हो मियां। विकास चुप रह गया। तब विजय ने धनपत राय से कहा, आपको हमारे साथ फार्म हाउस पर चलना होगा धन्ना सिंह जी। धन्ना सिंह वह चिहुका। आज से पहले हमें किसी ने इस नाम से नहीं पुकारा। विजय ने तपाक से कहा, आज से पहले हमारी और आपकी मुक्कालात भी तो नहीं हुई थी। मुक्कालात? धनपत राय का दिमाग चकरा गया। रघुनाथ को बीच में कूदना पड़ा। उसे छोड़िए, आप हमारे साथ चल रहे हैं या नहीं? हमें क्या आपत्ति हो सकती है? धनपत राय बोला, लेकिन फायदा क्या? चंदू तो वहां है नहीं। फायदा नुकसान हमें मालूम है, साथ चलिए। धनपत राय अपनी गाड़ी लेकर साथ चल पड़ा। विजय इस बार पजेरों में नहीं, धनपत राय के साथ उसी की गाड़ी में बैठा था। और धनपत राय की समझ में अभी तक यह नहीं आया था कि यह किस किस्म का आदमी है। फिर भी रास्ते में उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बुरा न माने तो एक बात पूछें। रहने ही दीजिए धन्ना सिंह जी, क्योंकि हम बुरा मान जाएंगे। हमें जरा जरासी बातों का बुरा मानने की बीमारी है। धनपत राय सकपका गया, क्योंकि उसे ऐसे जवाब की जरा भी उम्मीद नहीं थी। आमतौर पर लोग वैसा कहते भी नहीं थे। यही कहा जाता था कि नहीं नहीं, आप कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। पर जो बात धनपत राय की जुबान तक आ चुकी थी, उसे पूछे बगैर न रह सका। आप लोग चंदू को क्यों तलाश कर रहे हैं? क्या उसने कुछ कर दिया है? हमरा मतलब कोई गैरकानूनी हरकत? अजी, गैर कानूनी हरकत करने वालों को हम पूछते नहीं फिरते, बल्कि धोते फिरते हैं। और सवाल मत करना, हमें नींद आ रही है। जो हमारी नींद में खलल डालता है, हम उसकी जिंदगी में दखल डाल देते हैं। कहने के बाद विजय ने न केवल आंख बंद कर ली, बल्कि आधे मिनट के अंदर खर्राटे लेने लगा था। ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। कंडक्टर सीट पर बैठा धनपत यह सोचकर आश्चर्य में डूबा हुआ था कि कोई आदमी आधे मिनट के अंदर इतनी गहरी नींद में कैसे पहुंच सकता है। मगर वास्तव में विजय सोया हुआ नहीं था, बल्कि दिमाग को शांति देकर सारे झमेले को समझने की कोशिश कर रहा था। जहां उसने यह उम्मीद की थी कि राघवन से बात करने के बाद कान्हा मर्डर केस के बारे में कुछ समझ में आएगा, वहां बातें और उलझ गई थीं। नए सवालों ने सिर उभार दिया था। फार्म हाउस के अंदर पहुंचकर उसके खर्राटे अपने आप बंद हो गए। गाड़ी के रुकने पर बाहर निकलता बोला, केयर टेकर सहित यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, सबको तलब कर लिया जाए। धनपत राय ने सबको एक हॉल में इकट्ठा कर लिया। हॉल काफी बड़ा था और उसमें कई सोफा सेट पड़े थे। केयर टेकर के अलावा बाकी सब लेबर क्लास लोग थे और वे अपने मालिक यानी धनपत राय के सामने सोफों पर नहीं बैठ सकते थे, इसलिए हाथ बांधे और सिर झुकाए खड़े रहे।
विकास की नजरें केयर टेकर के चेहरे पर जमी थीं। वहां उसे हवाइयां उड़ती नजर आ रही थीं। हवाइयों को विजय ने भी देख लिया था मगर कुछ बोला नहीं। लेबरों से सवाल जवाब शुरू किए। बात यह निकलकर आई कि अकेला चंदू गायब नहीं था बल्कि उसके साथ बॉबी और बंटी भी गायब थे। चंदू के साथ वे भी माली का काम करते थे और उनकी आपस में खूब पटती थी। 1 बजे उनसे चीकू नाम का एक लंबे कद का लड़का मिलने आया था। 30 मिनट तक वह भी फार्म हाउस में ही रहा। फिर 1:30 बजे के करीब तीनों उसके साथ उसी की बीएमडब्ल्यू में चले गए। बीएमडब्ल्यू में विजय चौंका था। चीकू नाम का लड़का बीएमडब्ल्यू में आया था। फार्म हाउस के गार्ड ने कहा, आया तो बीएमडब्ल्यू में ही था साहब, पर मेरे ख्याल से गाड़ी उसकी नहीं थी। कैसे कह सकते हो? उसके पहनावे से साहब ड्राइवर लगता था। मेरे ख्याल से वह किसी अमीर आदमी का ड्राइवर होगा। क्या तुमने गाड़ी का नंबर देखा था? नहीं साहब, हम तो उस चमचमाती हुई गाड़ी को ही देखते रह गए थे। नंबर पर तो ध्यान ही नहीं गया। उस लड़के का नाम कैसे पता? मैं उसके लिए दरवाजा कहाँ खोल रहा था। तब खोला जब उसने कहा कि मेरा नाम चीकू है और बंटी से मिलने आया हूं। सभी चुप रह गए। एकाएक केयर टेकर ने अटकते से लहजे में पूछा, क्या इन लोगों ने कोई कांड कर दिया है सर? विकास गुर्राया, कांड से मतलब? आप? पुलिस के इतने सारे लोग, इतने बड़े बड़े अफसर उनके बारे में पूछते फिर रहे हैं, इसीलिए पूछा। ऐसा तो तभी होता है न जब किसी ने कोई कांड कर दिया हो। अभी तो यह नहीं पता कि कांड उन्होंने ही किया है या किसी और ने, मगर कांड हुआ बड़ा ही है। क्या हुआ है? पूछते वक्त केयर टेकर का चेहरा पीला पड़ गया था और उस चेहरे को देखते हुए विकास ने कहा, मैं शुरू से महसूस कर रहा हूं कि तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जो जानते हो उसे बताओ, नहीं तो मुसीबत में फंस सकते हो। अचानक वह हकला उठा, मैंने कुछ नहीं किया है सर। फिलहाल मैंने नहीं कहा कि तुमने कुछ किया है, विकास ने सख्त स्वर में कहा, लेकिन जो छुपा रहे हो, अगर उसे छुपाए ही रहे तो माना जाएगा कि तुमने कुछ किया है। उसने हिचकते से लहजे में कहा, मैं सोच रहा था कि उस बारे में कुछ बताना चाहिए या नहीं। किस बारे में? मेरा रिवॉल्वर गायब है। रिवॉल्वर गायब है। चीख जैसी यह आवाज धनपत राय के मुंह से निकली थी। वह रिवॉल्वर जो हमने दिलाया था। हाँ सर, जैसे उसका दम निकला जा रहा था। कहाँ गया? कब से गायब है? आज दोपहर से ही। आप जानते ही हैं, 1 बजे खाने के बाद मैं 1 घंटे के लिए आराम करता हूं। उस समय में अक्सर मेरी आंख लग जाती है। आज भी वैसा ही हुआ। 2:15 बजे के करीब सोकर उठा तो अपने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर गायब पाया। धनपत राय गुर्राया, फोन करके हमें बताया क्यों नहीं? माँ, मुझे मालूम था सर कि आप नाराज होंगे, कहेंगे कि मैंने संभाल कर नहीं रखा होगा। इन सब से तो पूछ ही चुका था। सोच रहा था वे तीनों भी आ जाएं। अगर उन्होंने भी न लिया हो तो आपसे जिक्र करूं, लेकिन उनसे पहले ये लोग आ गए। मुझे शुरू से लग रहा है कि उन्होंने उस रिवॉल्वर से कुछ कर न दिया हो। यह क्या झमेला है धन्नो सिंह जी? विजय ने धनपत राय से पूछा था, किसका रिवॉल्वर है? किसने गायब कर दिया? लाइसेंस इसके नाम है। धनपत राय ने केयर टेकर की तरफ संकेत करने के साथ कहा, रिवॉल्वर मैंने अपने पैसे से खरीद कर दिया था क्योंकि फार्म हाउस पर उसकी जरूरत पड़ सकती थी, पर मुझे मालूम नहीं था कि यह इतना लापरवाह आदमी है। क्यों प्यारे लाल, क्या किस्सा है ये? विजय केयर टेकर से मुखातिब हुआ, कहाँ गुम कर दिया रिवॉल्वर? माँ,
मैंने गुम नहीं किया। लगता है उन्हीं तीनों में से किसी ने लिया होगा। वह बुरी तरह घबरा गया था। उनमें से कौन गुटखा खाता है, कौन खैनी चबाता है और कौन सिगरेट पीता है, सवाल विकास ने किया। केयर टेकर ने आश्चर्य से विकास की तरफ देखा। उस वक्त शायद उसके दिमाग में यह बात चल रही थी कि इस लड़के को उनके बारे में यह सब कैसे पता। जिस वक्त विकास ने कड़क लहजे में कहा, जवाब दो, नहीं तो। बंटी खैनी खाता है, बॉबी गुटखा और चंदू बीड़ी पीता है। विजय ने पूछा, मोबाइल तो होंगे उन पर? तीनों पर हैं, लेकिन स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसीलिए लग रहा है कि जरूर उनके दिमागों में कोई खराबी है। विजय ने गार्ड से पूछा, तुमने पूछा नहीं वे कहाँ जा रहे थे? पूछा था, उन्होंने कहा घूम कर आते हैं। तब विजय ने राघवन से कहा, हालांकि एक बार फिर नतीजा नील बटा नील निकलने का अनुमान है, लेकिन फिर भी उन तीनों के नंबर सर्विलांस पर लगवाकर लोकेशन निकालने की कोशिश करो। राघवन केयर टेकर से चंदू, बॉबी और बंटी के नंबर लेकर उन्हें सर्विलांस पर लगवाने की प्रक्रिया में जुट गया। विजय को वहां से और कुछ निकलने की उम्मीद नहीं थी। आथ केयर टेकर से यह कहने के बाद वापस हो लिया कि अगर उनमें से कोई आए या किसी अन्य माध्यम से संपर्क हो तो उन्हें इस बारे में कुछ न बताया जाए कि पुलिस उन्हें तलाश कर रही है और तुरंत ही पुलिस को सूचित कर दिया जाए। ऐसा विजय ने इसलिए किया क्योंकि कंफर्म हो चुका था कि इंदु को उन्हीं चारों ने किडनैप किया है। यह खबर खतरनाक थी कि उनके पास रिवाल्वर भी है। वापसी में विजय ने राजन सरकार को पजेरों में बैठा लिया था। राघवन रघुनाथ के पीछे चलने वाली सिक्योरिटी जीप में था। गाड़ी फार्म हाउस से निकली ही थी कि विजय ने कहा, यह बताइए सरकारे आली की 5 जून की सुबह क्या हुआ था? वो सब तो बाद में भी बता दूंगा विजय, पर प्लीज इस वक्त किसी तरह इंदु को उन दरिंदों की गिरफ्त से निकालने की कोशिश करो। उनके पास रिवाल्वर भी है। मुझे डर लग रहा है कहीं वे इंदु को कोई नुकसान न पहुंचा दें। जितनी कोशिश हो सकती है आप देख ही रहे हैं कि उससे ज्यादा की जा रही है। विजय ने कहा, हमारे पास जादू की ऐसी कोई छड़ी नहीं है जिससे झुर्रेंट मुर्रेंट करें और यह पता लग जाए कि वे सरकारनी को कहां ले गए हैं। उन्होंने रिवाल्वर क्यों चुराया? उन्हें लगा होगा कि जो काम वे करने जा रहे हैं उसमें उसकी जरूरत पड़ सकती है। हमारे ख्याल से भी उन्होंने ठीक ही सोचा। किडनैप करने जा रहे थे, बुके लेकर तो जाने से रहे। वे फार्म हाउस पर लौट सकते हैं गुरु, क्योंकि यह बात तो वे स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हमें उनके किडनैपर होने की भनक लग गई होगी और हम फार्म हाउस पहुंच चुके होंगे। हमारे ख्याल से अब वे फार्म हाउस पर लौटने वाले नहीं हैं। वजह 2 वजह हैं। पहली, रिवाल्वर साथ ले जाना। दूसरी, मोबाइल के स्विच ऑफ कर लेना। वे जानते हैं कि केयर टेकर को अपने रिवाल्वर के गायब होने के बारे में पता लग गया होगा और वह यह भी समझ गया होगा कि उसे उन्होंने गायब किया है। इसीलिए वे नहीं लौटेंगे। स्विच ऑफ करने का मतलब है उनमें से कोई एक काफी घुटा हुआ है। उसने कल्पना कर ली होगी कि पुलिस फार्म हाउस तक पहुंच सकती है। उसने यह इंतजाम भी कर लिया कि ऐसा हो जाए तो पुलिस उनके वर्तमान ठिकाने तक न पहुंच सके। ऐसा तो चीकू ही हो सकता है। संभावना तो यही है। विकास खामोश हो गया। राजन सरकार पहले ही चुप था। मौके का फायदा उठाकर विजय ने राजन सरकार से पुनः सवाल किया, 5 जून की सुबह प्रिंस के पहुंचने से पहले क्या हुआ था? उसके पहुंचने से पहले तो कुछ भी नहीं हुआ। हम सो रहे थे।
बार बार बेल की आवाज आने के कारण इंदु की नींद खुली, क्योंकि प्रिंस को बार बार बेल बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मीना पहली बेल पर ही दरवाजा खोल देती थी। जब कई बार बेल बजने पर भी वैसा नहीं हुआ तो इंदु बेडरूम से बाहर निकली और यह जानने के लिए मीना को उसका नाम ले लेकर पुकारती हुई उसके कमरे की तरफ बढ़ी कि आज वह उठी क्यों नहीं, लेकिन उसे गायब पाया। इंदु समझ न सकी कि मीना सुबह सुबह कहाँ चली गई। वापस लॉबी में आई। नजर कान्हा के बेडरूम के खुले हुए दरवाजे पर पड़ी। वहां पहुंची और बेड पर कान्हा की लहूलुहान लाश देखते ही चीख पड़ी। चीख इतनी जोरदार थी कि मैं बिस्तर से उछल पड़ा। बदहवाश हालत में बेडरूम से निकला, लेकिन दरवाजे ही पर इंदु से टकराया, क्योंकि चीखती हुई वह कान्हा के बेडरूम से उधर ही आ रही थी। मैंने उसे कंधों से पकड़ा और झंझोरते हुए पूछा कि क्या हुआ है। उसने बोलने की कोशिश की, परंतु मुंह से स्पष्ट शब्द न निकल सके। आतंकित अवस्था में कान्हा के कमरे की तरफ इशारा किया। मैंने झांककर उधर देखा तो कान्हा की लाश पर नजर पड़ते ही मेरे भी होश उड़ गए और इंदु की तरह रोने लगा। तभी दिमाग में आया कि कान्हा जिंदा भी तो हो सकता है केवल जख्मी हो। नब्ज चेक की और ऐसा करने के बाद वह उम्मीद भी खत्म हो गई। मेरे होश फाख्ता थे। बाहर से प्रिंस मेन गेट को पीटने लगा। शायद उसने हमारी आवाजें सुन ली थीं, इसलिए बार बार पूछने लगा था कि क्या हुआ है। हमने दरवाजा खोला और रोते हुए कहा, देखो मीना क्या कर गई। ऐसा क्यों कहा आपने? विजय ने पूछा। आपको क्या पता, वैसा मीना ने ही किया था। मीना के गायब होने के कारण ऐसा लगा था। क्या आपको यह भी पता लग गया था कि कान्हा के गले से चेन, उंगली से अंगूठी और उसका मोबाइल गायब है? नहीं, उस वक्त तक पता नहीं लगा था। तब तक तो हमें वह सब देखने का होश ही नहीं था। कब पता लगा? यह बात मिस्टर चंदानी ने बताई। वे वहां कैसे पहुंच गए? जो हुआ था उसका शोर पूरी कॉलोनी में मच चुका था। लोग हमारे घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। चंदानी से क्योंकि घरेलू संबंध थे, इसलिए वे सीधे अंदर आ गए। कान्हा की लाश देखकर उनके भी होश उड़ गए। मुझे मिस्टर चंदानी ने ही बताया कि कान्हा की चेन और अंगूठी गायब है। यह सुनकर मैं एक बार फिर कान्हा के कमरे में गया और उसका मोबाइल भी गायब पाया। तब सूझा कि मीना ने उन्हीं चीजों के लालच में यह अनर्थ किया होगा। अशोक बिजलानी कैसे पहुंचा? मैंने फोन किया था। चंदानी दंपति के आने से पहले या बाद में? उनके आने से पहले। जब वे आए उस वक्त मैं बिजलानी का इंतजार कर रहा था, यानी वह उनके बाद पहुंचा। आपने बिजलानी को फोन क्यों किया? मुसीबत की उस घड़ी में बस उसे ही बुलाना सूझा। जिस किस्म की वह मुसीबत थी, उसमें सबसे पहले आपको पुलिस को बुलाना सूझना चाहिए था, खासतौर पर हमारे बापूसान को। वे आपके बचपन के दोस्त थे। आपके दिमाग में बिजलानी का ख्याल क्यों आया? हमारे बापूसान का ख्याल क्यों नहीं आया, जो उन हालात में आपके ज्यादा बड़े मददगार साबित हो सकते थे? उसका कारण शायद यह हो कि निर्भय सिंह हमारे बचपन का दोस्त जरूर है, मगर काफी दिन से आउट ऑफ टच था। बहुत दिन से हमारी आपस में बातें ही नहीं होती थीं, जबकि बिजलानी लगभग रोज टच में रहता था। बातों बातों में एक दिन उसने कहा भी था कि आम आदमी की समझ में कानूनी पचड़े नहीं आते, जबकि हम जैसे वकील चुटकियों में ऐसे पचड़ों से निपट लेते हैं। विजय चौंका, बोला, ऐसा कहा था उसने? हाँ, 4 जून से कितने दिन पहले? 2-3 महीने पहले, हो सकता है ज्यादा भी हो चुके हों। ऐसा कहने की क्या जरूरत पड़ गई थी उसे? अब तो ठीक से याद नहीं कि क्या टॉपिक चल रहा था।
बस इतना याद है कि उसने यह बात कही थी और शायद इसी कारण मुसीबत की उस घड़ी में मुझे उसे ही बुलाना सूझा। और सच बात यह है कि उसके आने पर मैंने राहत महसूस की थी। उसने पहुंचने पर क्या कहा या किया? सबसे पहले लाश चेक की। उसने नब्ज के साथ साथ नाड़ी भी देखी थी। मुझसे पूछा पुलिस को फोन किया। मेरे इनकार करने पर बोला तुमने वही नहीं किया जो सबसे पहले करना चाहिए था। मैं केवल इतना ही कह सका, अब तुम आ गए हो, जो ठीक समझो करो। उसने कहा इंफॉर्मेशन तो तुम्हारे ही द्वारा देनी ठीक होगी। थाने के लैंडलाइन पर फोन करो और बताओ कि यहाँ क्या हो गया है। वे तो अब भी पूछेंगे कि सूचना देने में इतनी देर क्यों हुई, पर क्या किया जा सकता है। तब मैंने फोन किया। हमें तो सारे झमेले की जड़ ये बिजलानी मियां ही लग रहे हैं। खैर, इस सारे प्रकरण में एक बात खटकने वाली है, विजय ने कहा। वह सबको खटकेगी और हमें भी खटक रही है। क्या? राजन सरकार ने पूछा। यूं तो सबको अपने बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन कान्हा तुम दोनों को ज्यादा ही प्यारा था, क्योंकि वह बहुत मन्नतों के बाद तुम्हारी शादी के 18 साल बाद पैदा हुआ था। फिर भी क्या तुम दोनों में से कोई भी उसे गले लगाकर नहीं रोया? हमें मालूम है कि बार बार यह सवाल क्यों किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त हालात ही ऐसे थे कि हम वैसा न कर सके। सूझ ही नहीं रहा था कि क्या करें, क्या न करें। यह सूझने वाली नहीं, स्वाभाविक प्रक्रिया थी जो नहीं हुई। राजन सरकार चुप रह गया। विजय ने अगला सवाल किया। राघवन का कहना है कमरे की बाईं दीवार और फर्श पर खून के ऐसे धब्बे थे जिन्हें साफ किया गया था। आपका क्या कहना है? क्या ऐसे धब्बे थे? राघवन का तो पता नहीं क्या क्या कहना है। ये शब्द कहते वक्त राजन सरकार के चेहरे पर राघवन के लिए घृणा के भाव उभर आए थे। उसका तो यह भी कहना है कि हम समझ सकते हैं कि राघवन के बारे में आपके ऐसे विचार क्यों हैं। विजय ने उसकी बात काटकर कहा, कारण साफ है। वही आपको घसीटता हुआ उस कोर्ट तक ले गया जिसने आपको दोषी करार दिया, लेकिन इस वक्त हम ऐसी बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। आपके ख्याल से फर्श और दीवार पर वैसे धब्बे थे या नहीं थे? विजय ने बात दोहराई, यानी उन दोनों जगह से किसी ने खून को साफ करने की कोशिश की थी। यह तो नहीं कहा जा सकता कि वह खून ही था, लेकिन इतना जरूर है कि उन दोनों जगहों से किसी ने कुछ साफ करने की कोशिश की थी। राजन सरकार का जवाब संतुलित था। किसने किया होगा ऐसा? मुझसे अनेक बार यह सवाल किया जा चुका है और मैंने हर बार एक ही जवाब दिया, मुझे नहीं पता। गैराज में खड़ी स्विफ्ट डिजायर धोई गई थी। विजय ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, खास तौर पर टायर? देखने से लगता तो था। आपने धोई? नहीं। उन गिलासों में व्हिस्की भी आपने नहीं पी जो डाइनिंग टेबल पर एक बोतल के साथ रखे पाए गए थे? बिल्कुल नहीं, उसने दृढ़तापूर्वक कहा। हॉकी किसने गायब की? बता चुका हूं, मुझे नहीं पता। राघवन का कहना है कि कान्हा को कपड़े उस पर हमला होने के बाद पहनाए गए, यानी कपड़े लाश को पहनाए गए थे। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, लेकिन वह यही कहे चला जा रहा है। कॉलर पर खून की बात कहता है, मगर मैं उससे सहमत नहीं हूं। यानी वे भी आपने नहीं पहनाए? कितनी बार कहूं? राजन सरकार झल्ला गया। नहीं, पर डॉक्टर गजेंद्र हजारे को तो आप ही ने फोन किया। हाँ, वह थोड़ा सकपकाया। वो मैंने किया था। क्यों? राघवन यह स्टोरी बना रहा था कि मेरे द्वारा कान्हा और मीना की हत्या एक साथ इसलिए की गई क्योंकि उस वक्त वे सेक्स कर रहे थे।
मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार था, मगर ऐसी कोई भी बात बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था जिसके कारण मृत्यु के बाद मेरा मासूम बेटा बदनाम हो। इसलिए डॉक्टर हजारे से कहा कि अगर यह सच भी हो कि मृत्यु से पहले कान्हा सेक्स कर रहा था तो वे इसे रिपोर्ट में न लिखें। एक बाप, एक अभागा बाप इसके अलावा और कर भी क्या सकता था विजय। अंतिम शब्द कहते कहते राजन सरकार की आंखें भर आई थीं, परंतु उन पर जरा भी ध्यान दिए बगैर विजय ने कहा, मैंने सुना है कि 5 जून की सुबह जब सोकर उठे तो आपके सिर में दर्द था। विकास चौंका, इसलिए क्योंकि उसकी जानकारी में यह बात विजय से किसी ने नहीं कही थी। फिर विजय गुरु ने यह क्यों कहा कि मैंने सुना है? यह बात विजय ने कब किससे सुन ली और नहीं सुनी तो राजन सरकार से ऐसा क्यों कहा? विकास समझने की कोशिश कर ही रहा था कि राजन सरकार की आवाज कानों में पड़ी, मैंने तो ऐसा किसी से नहीं कहा। भले ही न कहा हो, लेकिन यह सच है या नहीं? सच तो यह है कि सोकर उठने पर मैं किसी किस्म के दर्द को महसूस करने की स्थिति में ही नहीं था। उठा ही इंदु की चीख सुनकर था। उसके बाद जो कुछ हुआ बता ही चुका हूं। किसी किस्म के सरदर्द को महसूस करने के हालात ही कहां थे। बाद में महसूस किया हो, इतना मौका ही नहीं मिला। सरकारनी ने भी सरदर्द की शिकायत नहीं की। नहीं, राजन सरकार ने कहा, तुम ही सोचो विजय, हो भी रहा होगा तो क्या वो समय वैसी बातें करने का था? हमारे सामने हमारा बेटा मरा पड़ा था और हम सरदर्द की बात करते। विजय बड़बड़ाया, बात तो ठीक है, सरदर्द की बात कहां से आ गई गुरु? विकास कहे बगैर न रह सका, कम से कम मेरे सामने तो किसी ने आपसे। छोड़ो दिलजले, विजय ने उसकी बात काटी, तुम क्यों हमारे सिर में दर्द किए दे रहे हो? विकास चुप रह गया क्योंकि समझ चुका था कि विजय राजन सरकार के सामने इस विषय पर डिस्कशन नहीं चाहता था, लेकिन उसके ज़हन में यह बात अटक कर रह गई थी कि विजय के दिमाग में सरदर्द वाली बात कहां से पैदा हो गई। यह तो सोचा ही नहीं जा सकता था कि विजय गुरु कोई ऐसा सवाल करेंगे जिसका कोई आधार न हो। इस सवाल का आधार क्या था? काफी सोचने के बावजूद विकास को जवाब नहीं मिला, जबकि विजय ने राजन से अगला सवाल किया था, अशोक बिजलानी ने राघवन की मौजूदगी में आपसे यह कहा था कि आपको आईजी को फोन करना चाहिए था क्योंकि वे आपके बचपन के दोस्त हैं। हाँ, कहा था। यह बात उसने तभी क्यों कही जब राघवन वहां पहुंच चुका? उससे काफी पहले भी कह सकता था। इस बारे में मैं क्या कह सकता हूं, पर क्या फर्क हुआ दोनों बातों में? अगर उसने पहले नहीं कही, राघवन के सामने कही तो इससे फर्क पड़ गया। फर्क यह पड़ गया जनाब कि जो बात आपसे कही गई वह आपसे नहीं कही गई थी, बल्कि बिजलानी द्वारा राघवन को यह बताया गया था कि आईजी साहब तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। मैं अब भी नहीं समझ कि तुम क्या कहना चाहते हो। यह बात राघवन के सामने उसे प्रभावित करने के लिए कही गई थी। उसे यह समझाने के लिए कही गई थी कि राजन सरकार के बारे में कोई भी उल्टी सीधी बात दिमाग में लाने से पहले याद रखना, उनकी अप्रोच उसके आईजी तक है। हो सकता है बिजलानी की मंशा यही रही हो, मगर उस वक्त मुझे ऐसा नहीं लगा था। मुझे यही लगा था कि क्योंकि उसे मालूम है आईजी मेरे बचपन के दोस्त हैं। यह बात उसने इसीलिए कही। जब आप फोन करने लगे तो उसने रोक क्यों दिया? कहा कि फोन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि राघवन वही कर रहा है जो ऐसे मौके पर इंस्पेक्टर को करना चाहिए। बात वही सिद्ध हुई। उसका मकसद आईजी को मौकाए वारदात पर बुलाना नहीं, बल्कि राघवन को यह सुनाना था कि वे आपके बचपन के दोस्त हैं। ऐसा था भी तो क्या गलत किया उसने? संकट के समय हर दोस्त का फर्ज अपने दोस्त की मदद करना है।
उसी मंशा से उसने राघवन को प्रभावित करने के लिए ऐसा कहा होगा ताकि वह सही दिशा में इन्वेस्टिगेशन करे। सही दिशा में नहीं, विजय ने कहा। हकीकत यह है कि राघवन को प्रभावित करके दिशा भटकाई जा रही थी। उसे फ्लैट की जांच पड़ताल करने का मौका नहीं दिया गया। डॉग स्क्वायड और फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट्स तक को बुलाने का मौका नहीं दिया गया। आईजी के नाम पर एसएसपी और डीआईजी पर भी यह प्रेशर डाला गया कि फ्लैट की जांच पड़ताल करने की जगह मीना को तलाश करने की कोशिश की जाए। प्रेशर में आए अधिकारियों ने वही किया, यानी बिजलानी का प्लान कामयाब हो गया। मुझे दुख है कि तुम अब भी राघवन के ही तरीके से सोच रहे हो। सच्चाई यह है कि वह किसी प्लानिंग के तहत नहीं किया गया था। जो हमें ठीक लग रहा था, हम चाहते थे कि वही किया जाए। मेरे ख्याल से भी उस वक्त मीना को तलाश करना फ्लैट की जांच पड़ताल करने से ज्यादा इम्पोर्टेंट था। 1 जून को कान्हा ने आपको एक ईमेल भेजा था। राघवन ने उस ईमेल को लेकर बवाल खड़ा कर दिया है। यह साबित करके रख दिया है कि ईमेल से यह सिद्ध होता है कि मुझे कान्हा और मीना के संबंधों के बारे में पहले से मालूम था और कान्हा ने उसी के लिए माफी मांगी थी, जबकि मैं बार बार कह चुका हूं कि उसने व्हिस्की पीने की वजह से माफी मांगी थी। मैंने उसे समझाया था कि ड्रिंक बालिग होने के बाद करनी चाहिए। ओके, विजय ने कहा। अब एक ऐसे सवाल का जवाब दीजिए जो शुरू से हमारी खोपड़ी में इस तरह अटका हुआ है जैसे बंदर पेड़ की डाल पर लटका हुआ हो। ऐसा कौन सा सवाल है? आपने हमारे बापूजान को हम तक लाने के लिए कौन से जादू का इस्तेमाल किया? इसमें जादू वाली क्या बात है? मैंने कहा। उसे मानना पड़ा। यह बात अलग है कि काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसी मशक्कत के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि हम अपने बापूजान को अच्छी तरह जानते हैं। वे किसी हालत में उस शख्स की मदद नहीं कर सकते जो उनकी नजर में अपराधी हो, और आप उनकी नजर में अपराधी ही नहीं बल्कि ऐसे अपराधी थे जिनकी गिरफ्तारी ही उनके आदेश पर हुई, जिन्हें एक एक चीज के बारे में पता था। ऐसी हालत में आपने उन्हें हमारे पास आने के लिए कौन से जादू से तैयार किया? मैं फिर कहूंगा, उसमें जादू जैसी कोई बात नहीं थी। राजन सरकार कहता चला गया। जब मैंने निर्भय से कहा कि इस दुनिया में तेरा बेटा एकमात्र ऐसा शख्स है जो मुझे न्याय दिला सकता है, तो वह 2 कारणों से चौंका। पहला, मैं उसके नालायक बेटे के बारे में इतनी बड़ी बात कह रहा था। दूसरा, मैं कोर्ट के फैसले के बाद भी खुद को बेगुनाह बता रहा था। वह बोला, तेरे बार बार खुद को बेगुनाह कहने से कोई लाभ होने वाला नहीं है राजन। मुझे मालूम है कितनी चीजें तुझे और सिर्फ इंदु भाभी को हत्यारा साबित कर रही हैं। इसलिए मैंने खुद तुझे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। ऐसी हालत में मैं कैसे मान सकता हूँ कि तू बेगुनाह हो सकता है? तब मैंने कहा, मानता हूं कि बहुत सी चीजें, बल्कि सभी चीजें मेरी और इंदु की तरफ इशारा कर रही हैं। इसलिए तू भी हमें हत्यारा ही समझ रहा है, पर यह तो तू भी मानेगा। केवल परिस्थितियों के आधार पर हमें हत्यारा माना जा रहा है। इस बात को कोर्ट ने भी स्वीकार किया है कि हमारे खिलाफ सबूत नहीं हैं। जवाब में उसने कहा, हालात बता रहे हैं कि सबूत तुमने चालाकी से मिटाए हैं। मैं बोला, यही फर्क है। तू कह रहा है कि सबूत हमने मिटाए हैं और मेरा कहना है कि हमें किसी ने बड़ी चालाकी से फंसाया है। उसने यह भी साबित किया है कि सबूत हमने मिटाए हैं। निर्भय, मैं तेरे पास यह रिक्वेस्ट लेकर नहीं आया हूं कि तू कानून के विरुद्ध जाकर मेरी मदद कर या अपने पद का दुरुपयोग कर। तू भी जानता है कि कानून हर मुल्जिम को अंतिम समय तक खुद को बेगुनाह साबित करने का राइट देता है। मैं तेरे पास अपने उसी राइट को इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट लेकर आया हूं।
मुझे लगता है कि अगर तेरा बेटा इस केस की रीइन्वेस्टिगेशन करे तो मेरे बेटे को इंसाफ मिल सकता है। भला तू मुझे मेरा राइट इस्तेमाल करने से कैसे रोक सकता है? मैं किसी गैरकानूनी तरीके से खुद को बेगुनाह साबित करने की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा हूं कि विजय इस केस की रीइन्वेस्टिगेशन करे तो मुझे विश्वास है कि तस्वीर बदल सकती है, हकीकत सामने आ सकती है। तब उसने कहा, पहले तो मुझे यह नहीं लग रहा कि हकीकत उससे अलग है जो सिद्ध हुई है। दूसरी बात, यदि 1% इस बात को मान भी लूं तो यह बात बहुत ही हास्यास्पद लग रही है कि मेरा नालायक बेटा इस केस की तस्वीर बदल सकता है। तब मैंने कहा, इस मामले में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। मैं केवल यह रिक्वेस्ट लेकर आया हूं कि तू मुझे विजय के पास ले चल, और दोस्त होने के नाते तुझे मेरी यह बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं तेरे पास कोई नाजायज मदद मांगने नहीं आया हूं। वह इसके बाद भी बहुत कुछ कहता रहा, पर अंततः इस तर्क के बाद मेरी बात माननी ही पड़ी कि कानून मुझे अंतिम समय तक खुद को बेगुनाह साबित करने का राइट देता है, और इस काम में वह मदद करता है तो कोई नाजायज काम नहीं करता। तब वह बेमन से ही सही, लेकिन मुझे तुम्हारे पास लेकर गया। विजय चुप रह गया। विकास तो पहले ही से चुप था, मगर उसका दिमाग शांत नहीं था। वह बराबर सोचे जा रहा था कि विजय गुरु ने राजन सरकार से सरदर्द के बारे में क्यों पूछा। सरदर्द की बात ही कहां से आ गई? जवाब नदारद था। विकास ने फैसला कर लिया कि पहला मौका मिलते ही विजय गुरु से इस बारे में पूछेगा। उस वक्त तो विकास ने कल्पना भी नहीं की थी कि कुछ ही देर में उसके सामने एक ऐसा प्रश्न आने वाला है जो उसके दिमाग की उन सभी नसों को झकझोर कर रख देगा जिन पर सोचने समझने की जिम्मेदारी है। वह मौका तब आया जब विजय ने पजेरो एक व्यस्त चौराहे से पहले फुटपाथ पर रुकवाई। उसे रुकता देख रघुनाथ की गाड़ी, एस्कॉर्ट की जीप और राजन सरकार की सेंट्रो भी रुक गई। विजय, विकास, धुनपंट कार और राजन सरकार को पजेरो से उतरता देखकर रघुनाथ और राघवन भी उनके करीब आ गए। आज की सभा यहीं समाप्त होती है। विजय ने एक साथ सबको संबोधित किया था। सभी देवता अपने अपने घर जाएं और हमें भी अपने निवास स्थान पर जाने की अनुमति दें। ऐसा कैसे हो सकता है? राजन सरकार चिहुक उठा था। मैं तो तब तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा जब तक इंदु नहीं मिल जाती। मरा हुआ सांप बनकर हमारे गले में मत पड़ो सरकारे आली। विजय ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि हम आपकी धर्मपत्नी को सुरक्षित बरामद करने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम तुम्हें अपने गले में लटकाए घूमेंगे और फिर तुम्हें 5 लाख का इंतजाम भी तो करना है। 5 लाख का इंतजाम? धर्मपत्नी चाहिए तो उन्हें देने ही पड़ेंगे। चौंकते हुए रघुनाथ ने पूछा था, विजय, क्या तुम सचमुच उन्हें फिरौती देने के बारे में सोच रहे हो? सरकारनी की जान की कीमत के बदले में 5 लाख की औकात ही क्या है, क्यों सरकारे आली? बात तो यह ठीक है, लेकिन क्या गारंटी है कि वे 5 लाख लेने के बाद भी? विजय ने उसकी बात काटी, कोई गारंटी नहीं है। फिर राजन सरकार का चेहरा पीला पड़ गया था। जब तक घटना घट न जाए तब तक गारंटी से कोई यह नहीं कह सकता कि क्या घटने वाला है। विजय ने कहा, अभी तो यह गारंटी भी नहीं है कि हम उन्हें 5 लाख देंगे ही देंगे। कोशिश तो यही होगी कि फ्री फंड में सरकारनी को बरामद कर लिया जाए, परंतु क्या पता वे इतने सुरते हों कि हम अपने इरादों में कामयाब न हो सकें और उन्हें 5 लाख देने ही पड़ें, इसलिए प्रबंध तो करके रखना ही पड़ेगा। वैसे भी हो सकता है किसी माध्यम से उनकी नजरें आप पर गड़ी हों। आप उन्हें 5 लाख का इंतजाम करते नजर आने चाहिए। साथ ही पुलिस के संपर्क से दूर नजर आने चाहिए।
उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि आप पुलिस से छुपकर 5 लाख में अपनी बीवी को वापस लेने को तैयार हैं। अगर उन्हें यह लगा कि आप हर पल पुलिस के साथ घूम रहे हैं तो वे कभी सामने नहीं आएंगे। कह तो ठीक रहे हो, लेकिन इस लेकिन की पूंछ कहां से पकड़ ली आपने? राजन सरकार ने कहा, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि कल जब उनका फोन आएगा तो मुझे क्या कहना है। आइए बताते हैं। कहने के साथ विजय ने राजन सरकार के कंधे पर हाथ रखा और उसे उन सबसे दूर ले जाने के बाद धीमे स्वर में बोला, आपका फोन हमारी जेब में है। यह बात आप किसी को नहीं बताएंगे। किडनैपर्स को जो जवाब देना होगा हम दे लेंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि तुम्हारी उनसे क्या बातें हुई हैं? आप आज ही एक नया सिम ले लेंगे। उससे अपने नंबर पर, यानी हमसे बात करेंगे। आपका नया नंबर हमारे पास आ जाएगा। हम उस नंबर पर आपको बताएंगे कि किडनैपर्स से क्या बातें हुई और आगे आपको क्या करना है। यह ठीक रहेगा। फिर लेकिन का पुछल्ला मत लटका देना सरकारे आली। वह राजन की बात पूरी होने से पहले कहता चला गया, अब निकलो। 5 लाख का इंतजाम करो और हमारे फोन का इंतजार करना। इंदु को कुछ होगा तो नहीं? हमारे ख्याल से अब उनकी उम्र ऐसी नहीं है कि कुछ हो सके। कहने के तुरंत बाद विजय उसे वहीं छोड़कर तेज कदमों से रघुनाथ, विकास और राघवन के करीब पहुंच गया था। राजन सरकार को विजय के अंतिम वाक्य का अर्थ समझने में जरा देर लगी और जब समझ में आया तो यह सोचकर झल्ला गया कि मैंने पूछा क्या था, उसने बताया क्या। अब निकलो तुलाराशि, विजय ने रघुनाथ से कहा था। इस चौराहे से बाईं तरफ जाओगे तो तुम्हारा दड़बा आएगा और हम दाईं तरफ जाएंगे तो हमारा दड़बा। कहने का मतलब यह कि यहाँ से हमारी राहें जुदा होती हैं। हम पर क्योंकि टमटम नहीं है इसलिए दिलजले और मोंटो मियाँ हमें हमारे दड़बे पर ड्रॉप करने के बाद वहीं पहुँचेंगे जहाँ तुम्हें पहुँचना है, क्योंकि इनका दड़बा भी वही है। जा तो रहा ही हूँ विजय, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। रघुनाथ ने इस तरह कहा जैसे इस बात को वह बहुत पहले से कहना चाहता था। तुम व्यर्थ ही अपनी एनर्जी नष्ट कर रहे हो। मतलब क्या हुआ तुलाराशि? जिस केस की इन्वेस्टिगेशन पर तुम निकले हो, उसमें से कुछ भी निकलने वाला नहीं है। कान्हा और मीना का मर्डर सरकार दंपति ने ही किया है, इनके अलावा किसी ने नहीं। पृष्ठ 1। तुम्हारी यह गलतफहमी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी प्यारे। विजय के इस स्टेटस ने विकास को अंदर ही अंदर बुरी तरह उछल कर रख दिया था। राघवन को चौंकाया था तो राजन सरकार के चेहरे की चमक बढ़ा दी थी। चौंका रघुनाथ भी था। पूछ, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि कातिल कोई और है? समझने के लिए शुक्रिया। किस बेस पर? कौन है कातिल? इंतजार करो प्यारे लाल, सारे पत्ते अभी मत खुलवाओ। अभी तो केवल एक ही दावा कर सकते हैं, यह कि जब हम कातिल के चेहरे से नकाब उतारेंगे तो तुम्हारे ही नहीं, हमारे बापूजान के भी छक्के छूट जाएंगे। नाचे नाचे फिरेंगे वे। कहने के बाद विजय एक सेकंड के लिए भी वहां रुका नहीं। पजेरों की तरफ लपकता सा बोला, आओ दिलजले, हमें हमारे दड़बे पर छोड़ दो। रघुनाथ हकबकाई सी अवस्था में खड़ा रह गया था, और वह अकेला ही क्यों, राघवन की हालत भी वैसी ही थी और राजन का दिल तो मानो बल्लियों उछल रहा था। उसे इतना तक समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी को किस तरह काबू में रखे।
उधर गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाने के साथ ही विकास ने प्रश्न किया था, यह आपने क्या बात कही गुरु? कौन सी बात चेले? कि कातिल सरकार दंपति नहीं है। इसमें इतना बेचैन होने की क्या बात है दिलजले, तुम तो यह बात शुरू से ही कहते आ रहे हो। बेचैन होने की बात ही ये है। मैं शुरू से यही कह रहा था मगर आप मानने को तैयार नहीं थे। हर दलील के बावजूद यही कहे जा रहे थे कि कातिल सरकार दंपति ही हैं। सवाल उठता है क्यों? आपका विचार क्यों बदला? कम से कम मेरी नजर में तो अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है जिससे यह ध्वनित होता हो कि कातिल कोई और है। आपके विचार किस कारण से बदले? अमा छोड़ो मियां, तुम जानते हो कि हमें छोड़ने की बीमारी है। पृष्ठ 2। मतलब कोई कारण नहीं है, ऐसे ही छोड़ दी। मैं नहीं मान सकता। क्या नहीं मान सकते? कि यह बात आपने ऐसी ही छोड़ दी है। नहीं मान सकते तो हमारे ठेंगे से, विजय ने कहा, हमारे अब्बाजान का क्या जाता है? विकास इस बार कुछ बोला नहीं, बस सड़क से नजर हटाकर बहुत गौर से विजय की तरफ देखा था और विजय ने कहा, अरे सड़क पर देखो दिलजले, वरना तुम्हारी इस नई टमटम का टमाटर बन सकता है। साथ ही हम खुदा को प्यारे हो सकते हैं। विकास अपनी नजरें सड़क पर स्थिर करता बोला, यानी आप नहीं बताएंगे कि आपके हाथ ऐसा कौन सा सूत्र लगा है जिसके बेस पर आप इस नतीजे पर पहुंचे कि कातिल सरकार दंपति नहीं हैं? बोला न यार, हमें छोड़ने की आदत है, ऐसे ही छोड़ दी। इतना ही नहीं, विकास ने कहा, ऐसा लगता है जैसे आपकी गिद्ध दृष्टि हत्यारे तक भी पहुंच चुकी है। तभी तो यह कहा कि जब आप उसके चेहरे से नकाब हटाएंगे तो ठाकुर नाना तक के छक्के छूट जाएंगे। नाचे नाचे फिरेंगे वे। पगलाओ मत दिलजले, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलीफ दो अपने दिमाग को, वरना ये तरबूज की तरह फट सकता है। एक बार फिर चुप रह गया विकास, क्योंकि समझ चुका था कि विजय गुरु इस बारे में अभी कुछ भी बताने के मूड में नहीं है, पर चुप भी कितनी देर रहता। करीब आधे मिनट बाद कहा, अच्छा छोड़िए उसे, मुझे आपसे 2 सवालों के जवाब चाहिए। हमें तांत्रिक अंगूठी समझो प्यारे, जितने सवालों के जवाब चाहोगे मिल जाएंगे। करो। राजन सरकार के बेडरूम में आपने ताली बजाने के साथ ऐसे अंदाज में वो मारा कहा था जैसे आपके हाथ कोई बड़ी कामयाबी लगी हो। उसके बाद बहुत हल्के फुल्के। दूसरी बात। पृष्ठ 3। यह सरदर्द का क्या चक्कर है? कहां से पैदा हो गया ये सरदर्द का चक्कर? आपने राजन अंकल से यह सवाल क्यों किया? सोचो प्यारे सोचो। भिड़ाओ खोपड़ी। काफी सोचा लेकिन समझ नहीं पा रहा हूं। तो तुम क्या खाक शर्लॉक होम्स बनोगे दिलजले? मैंने कभी दावा नहीं किया कि मैं शर्लॉक होम्स बन सकता हूं, जबकि हमारी आरजू है कि तुम वैसे बनो, विजय कहता चला गया। इसलिए हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। तुम्हें खुद समझना पड़ेगा कि राजन सरकार के बेडरूम से हमें क्या सूत्र हाथ लगा, सरदर्द के पीछे क्या है, और अब हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें नींद आ रही है। कहने के बाद उसने न केवल आंखें बंद कर लीं बल्कि खर्राटे लेने लगा। विकास का दिमाग चकरघिन्नी बना हुआ था। वही हालत मोंटो के ज़हन की भी थी, मगर विजय ज्यादा देर तक सोने की अवस्था में नहीं रहा। मुश्किल से 10 मिनट बाद हड़बड़ाता सा बोला, रोको रोको दिलजले, अपने हवाई जहाज को यहीं रोक दो। क्या हुआ? विकास चौंका था। अरे साइड में लगाओ न प्यारे। विकास ने पजेरो फुटपाथ पर उतारकर रोक दी। हमें यहीं उतार दो, विजय ने कहा, और तुम अभी अपने दड़बे पर नहीं जाओगे बल्कि सारी रात नहीं जाओगे।
तब तक नहीं जाओगे जब तक हमारी तरफ से हरी झंडी न मिल जाए। और कहाँ जाऊंगा? 174 यानी राजन अंकल के फ्लैट पर। फ्लैट पर नहीं, फ्लैट के आसपास रहोगे। राजन सरकार पर नजर रखोगे, इस तरह कि न राजन सरकार को पता लग सके कि उस पर नजर रखी जा रही है, न ही किसी और को। हम समझते हैं तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है कि अपने इस हवाई जहाज को वहां से दूर रखोगे और अपना हुलिया भी चेंज कर लोगे। पृष्ठ 4। मैं भी यही चाहता था। क्या? कि उन पर नजर रखी जानी चाहिए। क्यों? उनकी हिफाजत की खातिर। क्या तुम उन्हें खतरे में समझते हो? हाँ। कैसे खतरे में और क्यों? सारे हालात पर गौर किया जाए तो साफ नजर आता है कि चंदू के इरादे नेक नहीं हैं। केवल 5 लाख के लिए तो इंदु आंटी के किडनैप की बात जरा भी समझ में नहीं आ रही, और आपका यह कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर उन्हें इंदु आंटी को कोई नुकसान पहुंचाना होता तो उन्हें किडनैप नहीं करते बल्कि फ्लैट में ही पहुंचा देते। साफ है कि वे कोई और खेल खेल रहे हैं, और वह खेल राजन अंकल की जान लेना भी हो सकता है, क्योंकि चंदू की नजर में वे उसकी मां के हत्यारे हैं। लेकिन इतनी शानदार दास्तां सुनाते सुनाते कहाँ अटक गए प्यारे? मेरे ख्याल से उन पर हमला तब किया जाना चाहिए जब वे चंदू एंड कंपनी की डिमांड पर फेंट होकर 5 लाख लेकर वहां पहुंचेंगे जहां उन्हें बुलाया जाएगा। यदि उनका मकसद सरकारे आली की जान लेना ही होता तो कान को इतना घुमाकर पकड़ने की क्या जरूरत थी कि सरकारनी को किडनैप करें? फिरौती के बहाने सरकारे आली को कहीं बुलाएं और हमला करें। सीधे सीधे कहीं भी हमला कर सकते थे। कहीं भी हमला करना मुश्किल होता है गुरु, जबकि अपनी जगह पर बुलाकर हमला करना बेहद आसान। दूसरी बात, मुमकिन है वे सरकार दंपति की जान के साथ 5 लाख भी चाहते हों। जियो दिलजले जियो, अब लग रहा है कि तुम शर्लॉक होम्स बन सकते हो। इस मामले में तुमने ठीक उसी तरह सोचा जिस तरह हम सोच रहे हैं। सरकारे आली पर नजर रखने का मतलब यह है कि तुम्हें उनकी हिफाजत करनी है। फिर भी इस भुलावे में न रहना कि हमला तभी किया जाएगा जब वे फिरौती। पृष्ठ 5 लेकर उनके बुलाए स्थान पर जाएंगे। उससे पहले भी हो सकता है, या यह भी हो सकता है कि उनमें से कोई उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करे। ऐसी कोशिश होते ही तुम्हें कोशिश करने वाले को दबोच लेना है। यह भी कोई कहने की बात है। फोटो यहाँ क्यों उतर रहे हैं? मैं आपको कोठी पर छोड़ दूंगा। तुम निकलो प्यारे, हम यहीं ठीक हैं। क्या आप आशा आंटी से मिलने जा रहे हैं? आय हाय, किस हुस्नप्री का नाम ले दिया। पर यह बात तुमने कही क्यों दिलजले? आशा आंटी का फ्लैट सामने वाली बिल्डिंग में है और आप यहीं उतरने की जिद पर अड़े हुए हैं। क्या आप मुझे इतना नादान समझ रहे हैं कि इस जिद का कारण नहीं समझ सकता? विजय को कहना पड़ा, तुम तो यार अचानक ही जरूरत से ज्यादा स्मार्ट नजर आने लगे हो। आप भी तो अचानक ही जरूरत से ज्यादा सक्रिय नजर आने लगे हैं। विकास मुस्कुराता हुआ बोला। मतलब? आशा आंटी के पास आप सोशल विजिट के लिए तो जाने से रहे। जरूर उनके लिए भी आपके दिमाग में कोई काम है। अब ज्यादा स्मार्ट न बनो और फूटो यहां से। ओके। और फिर उन्होंने विपरीत दिशाएं पकड़ लीं। विजय ने आशा के फ्लैट की कॉलबेल बजाई। करीब 15 सेकंड बाद दरवाजा खुला। आशा नजर आई। विजय ने तुरंत थर्ड क्लास आशिक की तरह अपनी छाती पर हाथ मारने के साथ कहा, हॉय मेरी गोगिया पाशा। आशा। पृष्ठ 6 सीक्रेट सर्विस की एकमात्र महिला एजेंट।
गोल चेहरे और सिंदूरी रंगत वाली बेहद खूबसूरत लड़की, वह जो मन ही मन विजय से मोहब्बत करती थी, बल्कि अब मन ही मन नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि वह विजय से अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। पर विजय तो फिर विजय था, जिसने कभी शादी न करने की कसम खा रखी हो, जिसका कहना ही यह था कि उसकी शादी देश से हो चुकी है। वह भला किसी लड़की की मोहब्बत को कैसे कबूल कर सकता था? आशा ने जब भी उसके सामने अपनी भावनाएं उकेरने की चेष्टा की, विजय तभी मूर्खतापूर्ण हरकतें और बातें शुरू कर देता, इतनी अति कर देता कि आशा झल्ला उठती। इस वक्त वह सफेद रंग के सलवार सूट में थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। विजय को देखते ही गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठों से निकला था। तुम जी, वह पेट पर हाथ रखकर मोटी टिप पाने के ख्वाहिशमंद वेटर की तरह झुककर बोला। हम यहाँ क्यों आए हो? उसने कड़क लहजे में पूछा। ऐसी भी क्या बेरुखी डार्लिंग की घर आए आशिक को दरवाजे पर ही से टरकाने के मूड में हो। मुझे मालूम है तुम किस तरह के आशिक हो, पर हमें नहीं मालूम। बताओ हम किस तरह के आशिक हैं, जो कभी किसी के जज्बात नहीं समझ सकता। जज्बात की बात मत करना मिस गोगिया पाशा, जज्बात तो तुम नहीं समझ सकी कभी हमारे। अब अभी को देख लो, हम यहाँ तुम्हारे पहलू में अपने इश्क का बताशा फोड़ने आए हैं और तुम हो कि दरवाजे पर अड़कर खड़ी हो गई हो, अंदर ही नहीं आने दे रही हमें। अंदर आए तो रायता फैलाएं। रायता फैलाएं? कैसा रायता? अपने इश्क का रायता। जो आदमी इश्क को रायता कहता है, वह प्यार मोहब्बत की बातों को क्या समझेगा? मैं सब समझती हूँ। जरूर तुम किसी काम से आए हो। आओ, कहने के साथ वह एक तरफ हट गई। पृष्ठ 7। ड्राइंग रूम में कदम रखते हुए विजय ने कहा, आज हम तुमसे इसी टॉपिक पर बात करने आए हैं। किस टॉपिक पर? हमने मोहब्बत का गुड़ चाट लिया है। क्या चाट लिया है? गुड़? मोहब्बत का? हाँ, यह कौन सा गुड़ होता है? वो कहावत है न कि सारा गुड़ गोबर कर दिया, पर यह वो गुड़ है जो कभी गोबर नहीं हो सकता, हमेशा गुड़ ही रहता है। तो तुमने मोहब्बत का गुड़ चाट लिया है, तभी तो मुंह चिपका हुआ है। तुम्हें कहाँ मिल गया यह गुड़? ढूंढा तो तुम्हारे दिल के तहखाने में था, लेकिन हम बूढ़े होने को आए, तुमने उसका स्वाद ही नहीं चखाया। कहने के साथ विजय सोफे पर पसर गया, इसलिए हमने कहीं और चबा डाला। कहा? एक लड़की है जो आजकल हमारे दिल के स्विमिंग पूल में उतरी हुई है और दनादन डुबकियां लगा रही है। नाम? अंकिता। कहने के साथ विजय ने अपना चेहरा इस कदर लाल कर लिया था जैसे शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा हो। आशा ने यह जानने के लिए उसे ध्यान से देखा कि वह आखिर चाहता क्या है। बोली, कहाँ रहती है? एड्रेस भी बता देंगे, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी आज भी तुम हो। मतलब? आशा डार्लिंग, हम तुम्हारे इश्क का गजरबत तब से पी रहे हैं जब अपनी माँ के पेट में अटखेलियां कर रहे थे। विजय ने पृष्ठ 8। अपना लहजा भावुक बना लिया था, मगर एक तुम हो कि हमारे इश्क का सत्तू पीने को ही तैयार नहीं होती, इसलिए हमने अंकिता के सामने अपनी मोहब्बत की थाली परोस दी और आजकल वह उसे गपागप खा रही है। फिर भी जैसा कि हमने कहा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तुम हो। यदि तुम हमारे प्यार की गर्मागर्म जलेबियां खाना शुरू कर दो तो हम अंकिता के सामने से थाली हटा लेंगे। विजय क्योंकि आशा की कमजोरी था, इसलिए उसके शब्दों ने उसके दिल में कहीं संगीत सा बजाया था, परंतु वह तुरंत ही सतर्क हो गई क्योंकि जानती थी
विजय के दिल में उसे लेकर वैसी कोई भावना नहीं है जैसी वह उसके प्रति रखती है, और इस वक्त वह जो कुछ कह रहा है सब बकवास है। आठ कड़े लहजे में बोली, मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम किसी अंकिता से मोहब्बत नहीं कर सकते। तुमने तो हमारा दिल ही तोड़ दिया गोगिया पाशा। एक साथ 2 गोलियां दागी हैं तुमने। एक, यह कहकर कि हम में तुम्हारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी, यह कहकर कि हम किसी अंकिता के भुने हुए चने मुरमुरे नहीं चबा सकते। बकवास बंद करो विजय, और सीधे सीधे बताओ कि यहाँ क्यों आए हो, क्या चाहते हो मुझसे। वही जो एक आशिक अपनी महबूबा से चाहता है। मैं तुम्हारी महबूबा नहीं हूँ। दुख हुआ सुनकर। खैर, विजय ने ठंडी सांस लेने के बाद कहा, दोस्त तो बन सकती हो, कायदे से तो तुम दोस्त बनाने के लायक भी नहीं हो, तो दुश्मन ही बना लो जाने मन, कुछ न कुछ तो बना ही लो। हम तुम्हारे बनना चाहते हैं। आशा गुर्राई, तुम लाइन पर नहीं आओगे। लाइन ही मार रहा हूं, लेकिन तुम हो कि। विजय आशा उसकी बात काटकर गुर्राई थी, कोई काम की बात करनी है तो करो, वरना यहाँ से जा सकते हो। तुमने तो हमारे दिल का बताशा बिल्कुल ही कुचल दिया आशा डार्लिंग। खैर, घर तो बसाना ही है। 1 दर्जन बच्चे भी पैदा पृष्ठ 9 करने हैं ताकि अपने घर की क्रिकेट टीम बन सके। अब तो अंकिता का ही सहारा है, लेकिन विजय ने इस उम्मीद में खुद ही बात अधूरी छोड़ दी कि आशा पूछेगी, लेकिन क्या मगर। उसने कुछ नहीं पूछा, बस देखती रही विजय की तरफ। अंततः विजय को ही कहना पड़ा, पूछो न आशा डार्लिंग, लेकिन क्या। बता दो। अंकिता की जन्म कुंडली बना दो। कैसी जन्म कुंडली? वो कहाँ जाती है, क्या करती है? खासतौर पर किसी और के इश्क का तरबूज तो नहीं खा रही है। तुम्हें यह सब पता लगाना है। बहरहाल सारी जिंदगी का सवाल है। हमसे शादी के बाद भी अगर उसके दिल में किसी और के प्यार की मोमबत्ती जलती रही तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए तुम्हें। आशा ने टोका, आजकल किसी केस पर काम कर रहे हो? केस पर काम करें हमारे दुश्मन, हम तो इश्क की चाशनी में डूबे घूम रहे हैं। मैं सीक्रेट सर्विस की एजेंट हूं, तुम्हारी नहीं। तुम्हारे लिए क्यों किसी की जासूसी करती फिरूं? दिल पर थपकियां मत बरसाओ आशा डार्लिंग, यह काम तुम्हें हमारी बेहतर जिंदगी के लिए करना है। आशा समझ चुकी थी कि अंकिता नामक किसी लड़की की जानकारी विजय को किसी केस के तहत चाहिए। जानती थी जब तक वह तैयार न होगी तब तक वह उसका दिमाग चाटता रहेगा। आंख पीछा छुड़ाने के लिए बोली, अंकिता का एड्रेस दो। विजय ने जेब से एक कागज निकालकर उसे पकड़ाते हुए कहा था, इसके बॉस अल्लामिया को प्यारे हो चुके हैं, मगर हमें शक है कि उससे पहले यह उनके इश्क के हिंडोले में झूल रही थी। तुम्हें पता लगाना है कि यह सच है या नहीं। अगर सच है तो हम इसके सामने से अपने इश्क का थाली हटा लें, और ऐसा नहीं है तो वादा करते हैं हर साल तुम्हें एक बच्चा गिफ्ट करेंगे। पृष्ठ 10। अगले दिन 11 बजे विजय ने विकास के मोबाइल पर कॉल लगाकर पूछा, क्या रिपोर्ट है दिलजले? कोई खास नहीं, विकास ने बताया। 10:15 बजे राजन अंकल घर से निकले, बैंक गए, अपने अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाले, एक दुकान से सिम खरीदा और वापस आ गए। उन्होंने हमें अपना नया नंबर दे दिया है और यह भी बता दिया है कि वे 5 लाख का इंतजाम कर चुके हैं। तुम कहाँ हो? दाढ़ी और कपड़ों से मुसलमान नजर आ रहा हूँ। पार्क के एक कोने में कपड़ों पर प्रेस करने का ठेला लगा लिया है। खूब कपड़े आ रहे हैं।
कॉलोनी वालों का कहना है कि मैंने बड़ा अच्छा किया जो यहाँ ठिया लगा लिया। उन्हें प्रेस कराने काफी दूर जाना पड़ता था। चलो प्यारे, तुम्हारी बेरोजगारी तो दूर हुई। कहने के बाद विजय ने पूछा, किस नतीजे पर पहुंचे? कोई और किसी तरीके से सरकारे आली पर नजर रखे हुए है या नहीं? अभी तक महसूस तो नहीं किया मैंने। ऐसा बताने के बाद विकास ने पूछा, किडनैपर्स में से किसी का फोन आया? नहीं। आपका क्या प्रोग्राम है? शुभम के घर के लिए निकल रहे हैं। शुभम? भूल गए दिलजले। कान्हा के 2 दोस्तों में से एक। ओह हाँ, पर उससे मिलकर क्या करेंगे? यह जानने की कोशिश की उन्होंने राघवन से वह सब कहा था या नहीं जो राघवन ने बताया। क्या आपको शक है? शक करना इन्वेस्टिगेटर की फितरत होनी चाहिए। राघवन पहले ही कह चुका है कि अब वे और उनके घरवाले उस बारे में कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। देखते हैं क्या होता है। यह पता लगाना जरूरी है कि विजय का सेंटेंस अधूरा रह गया क्योंकि तभी उसकी जेब में। आज का लिया बस इतना। सुनते रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले थ्रिलिंग पार्ट में।